वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह। टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह, जिसका अब नया नाम एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग विद डॉक्टर सिंह है। और एस्ट्रो टेक्निकल एस्ट्रोटेक ग्लोबल विद डॉक्टर सिंह के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज संडे की शाम है। आज सुबह मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया। टेक्निकल और एस्ट्रो टेक्निकल के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कि दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में कुछ जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। और तो और शतरंज की ये शह और मात की जो चाल है, जो दो पुराने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हाउडी मोदी से हाउ डेयर यू मोदी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा। भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे के साथ शह और मात का खेल खेल रहे हैं। और जैसा कि इस चित्र के अंदर साफ दिख रहा है, चिंता की सारी लकीरें डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पे हैं। अमेरिका ये बैटल बहुत जल्दी लूज करने वाला है। क्यों, कैसे, यही आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारे भारत और भारत के मार्केट के लिए? क्योंकि अगले महीने, मतलब इस महीने की जो बुधवार अब आने वाला है, उस दिन ट्रंप के टैरिफ, जो रिटेलिटरी टैरिफ है, टैरिफ को आप ये मान लो पनिशमेंट, कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है इसलिए उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। बेस टैरिफ 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ 25, टोटल मिला के 50% टैरिफ लग जाएगा 27 तारीख को। जो भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होनी थी, वो सारी डीलें अभी तक खटाई में पड़ी हुई हैं। इन सब के पीछे रीजन क्या है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि हम, जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन तक अमेरिका भारत का पक्ष ले रहा था और दूसरे और तीसरे दिन तक आते आते वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया। और भारत से जो डिफेंस एक डील होनी थी वो तो हो ही नहीं रही है। जो भारत को उसको इंजन सप्लाई करने थे जीई को, वो तेजस के लिए इंजन सप्लाई में ऑलमोस्ट 3 साल की डिले हो रही है। और इस बीच में भारत और यूएस के रिलेशनशिप पिछले 10 साल के सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं। ये जो इंडो यूएस ट्रेड डील के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, उसका ओरिजिन कहाँ है? अगर हम ये सोचें कि ये ओरिजिन कहाँ है, तो ये नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती को, जो ये ट्रम्प बाबू इधर साइड से देख रहे हैं, इसको देख के हमें पता लग जाएगा कि जो सारे फसाद की जड़ है वो यही है। यूएस कहता है कि भारत ने खूब सारा टैरिफ लगा रखा है यूएस के इंपोर्टेड गुड पे। तो कौन सा आज से लगा रखा है? हमने तो बहुत दिनों से लगा रखा है। यूएस कहता है कि भारत अपना अनाज, डेयरी और फिशरीज का मार्केट हमारे लिए खोल नहीं रहा है। तो वो तो हमने पिछले 10 साल से नहीं खोल रखा है। भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दिया है कि मैं मेरे देश के किसान, डेयरी और मछुआरों के खिलाफ नहीं जा सकता। तो फिर इस लड़ाई का झंझट क्यों हो रहा है? ये लड़ाई का झंझट इसलिए हो रहा है कि हमने ये कह दिया है कि जो ग्लोबल टेक कंपनियां हैं, कि अगर आपको भारत के अंदर काम करना है तो अपना डाटा हिंदुस्तान में रखना पड़ेगा। डाटा लोकलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, लिमिटेड मार्केट एक्सेस है अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। तो ये सारी चीजें, भारत का जो बेनिफिट्स थे यूएस टैरिफ, वो लगा दिया स्टील एल्युमिनियम के ऊपर। और भारत की जो आईटी सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर वो टैरिफ के साथ साथ वीजा रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा है। तो ये सब चीजें जो हमको देखने को मिल रही हैं, इसके चलते भारत की टेक कंपनियों के ऊपर कुछ बुरा असर पड़ने की संभावना थी। और तो और वो जिस तरह का बाजार है उसको सेंटिमेंट की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाया है इसी चैनल के ऊपर है कि भारत से जो अमेरिका को जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 70% एक्सपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगेगा ही नहीं। तो बचे हुए पे लग भी जाएगा तो कौन सा बहुत बड़ा आफत की तीर आ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है।
भारत अमेरिका को अपनी टोटल जीडीपी का 1.5% भी एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जितना सा वो थोड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो भारत भी दादागिरी करने के मूड में है कि ठीक है चलो तू नहीं मानेगा तो हम हमारा ये एक्सपोर्ट तो कहीं और कर लेंगे, लेकिन हम तेरे को भी मजा चखाएंगे। तो ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये मेरे को लग रहा है कि ईगो और क्लैश और जो एडवाइजर्स हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर ज्यादा चल रही है। अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी है या वहाँ के जो ट्रम्प्स के ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने तो कह ही दिया हम भारत पे टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि हम रशिया को अलास्का में बुला के उनसे बात कर सकें। तो भारत एक इनडायरेक्टली इतनी बड़ी मछली हो गया है कि अगर भारत को दबाओगे तो रशिया आके बात करेगा। तो रशिया ने भी क्या किया, रशिया ने कह दिया बोले हम भारत को 5% डिस्काउंट दे देंगे, क्रूड अभी भी खरीदता रहेगा तो हम भारत को और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर देंगे, हम भारत के साथ रुपये और रूबल के अंदर ट्रेड करने लग जाएंगे। और तो और इवन कुछ न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स अगर अपन कनेक्ट करते हैं तो रशिया से वाया चाइना इंडिया तक गैस पाइपलाइन डालने की बात चल रही है। गैस एंड क्रूड की जो पाइपलाइन है उसको सप्लाई करने की बात चल रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज है वो चाइना और इंडिया ही है, और हम ही रहेंगे क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हमारे पास ही है। तो ये रशिया की कहानी चल रही है। रशिया के अंदर जो क्रूड की असेट्स हैं वो भारत की ओएनजीसी को देने को तैयार है। भारत ने एक व्लादिवोस्तोक करके एक रशियन पोर्ट है, उसमें बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया है। उस व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है उससे एक सी लिंक है जो कि अ, करीबन 6 महीने 8 महीने बंद रहता है। आइस ब्रेकर की सहायता से ही उसके अंदर शिप्स को मूव किया जा सकता है, लेकिन वो अगर रास्ता आप अगर कंट्रोल कर लेते हो तो आप अमेरिका तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि रशिया के ऊपर से वो वाया अलास्का होते हुए आपको यूएस पहुंचा देता है। तो ये सारा जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड में देखोगे तो काफी ज्यादा फास्ट मूविंग ट्रेंड चल रहा है। करंट ट्रेंड क्या है 24 से 25 में? बिडेन प्रशासन मोदी को के खिलाफ अंदर खाने में बहुत कुछ करता रहा, लेकिन वैसे कुछ नहीं कर पाया। ट्रम्प बाबू शुरू में आए जब तो भारत के प्रो प्रो इंडिया स्टैंड उन्होंने कुछ दिखाया, लेकिन उनकी ये जो टैरिफ और इसकी जो दादागिरी है वो ये भूल गए कि जिस नरेंद्र मोदी से आप भिड़ रहे हो उसके भी लगन में मंगल बैठा है, आपके भी लगन में मंगल बैठा है। आपके भी चंद्रमा नीच का है, उनका भी चंद्रमा नीच का है। तो ये जो बड़े बड़े जो चांद सितारे वाले जो प्लैनेट्स हैं ये लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी के लगन में बैठा हुआ चंद्रमा जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है मंगल के साथ बैठा है, और मंगल की महादशा नरेंद्र मोदी के जीवन में चल रही है जो कि उन्हें एक प्रबल शत्रुहंता बनाती है। तो इसलिए इस लड़ाई के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का हारना निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये नरेंद्र मोदी के चांद सितारे कह रहे हैं। यूएस चाइना आपस में बहुत बुरी तरह लड़ रहे हैं, और इस बीच में जैसे ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत और चाइना की जो लड़ाई है वो लड़ाई के अंदर समझौता हो गया। हमारे हाँ, चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आ गया, नरेंद्र मोदी से मिल गया। उसने उसने ट्रम्प की को बहुत भला बुरा कह दिया कि भाई तू इस तरह की टैरिफ लगा के पूरे वर्ल्ड में दादागिरी कर रहा है, इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है वो गलत है। ऊपर से करेले पे नीम चढ़ा के तरह उसने जो रेयर अर्थ मिनरल और जो मैग्नेट्स हैं जो कि ईवी के अंदर यूज होते हैं, उन मैग्नेट्स को भारत को सप्लाई करने के लिए एग्री कर गया। जो यूरिया फर्टिलाइजर का एक बड़ा कंसाइनमेंट जो वो कहीं और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था उसको इंडिया को भेजने के लिए वो राजी हो गया। तो भारत और चाइना के बीच की जो डिफेंस जो प्रॉब्लम्स थी, बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, उनको भी हम उस वार्तालाप के जरिए सुलझाने को तैयार हो गए। और इस बीच में दोनों के बीच में ट्रेड डील्स भी होने लगे हैं। तो ट्रेड के चलते भारत चाइना के साथ में ट्रेड करेगा
तो इंडियन एक्सपोर्ट अगर चाइना को होगा तो भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा, और चाइना को भी फायदा होगा क्योंकि चाइना का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया है। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों कंट्री के लिए बिजनेस फ्रंट के ऊपर आ रही है, और ये अमेरिका की आंख के अंदर एक और किरकिरी का सामना करेगी। और इसके पीछे जो पाकिस्तान का अमेरिका की गोद में बैठना, तो उससे जो पाकिस्तान ने चाइना चाइना तो इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिस तरह से उनका जनरल मुनीर अमेरिका जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए, तो पाकिस्तान को बहुत डाउट हो रहा है कि उनके सारे हथियारों की पोल पट्टी वो अमेरिका को पाकिस्तान बेच चुका है। तो इंडो यूएस वॉर को, टैरिफ वॉर के बीच में भारत चाइना के बीच में, बुद्ध और युद्ध के बीच में समझौते चल रहे हैं। और ये शतरंज की एक चाल है, बिसात है। शतरंज की इस दूसरी चाल, मंथ के इस मंथ के एंड में भारत के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में चाइना जाने वाले हैं। वहां पे पुतिन साहब भी आएंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। इस बीच में रशिया के अंदर जाके पहले अजीत डोभाल साहब रशिया गए, उन्होंने 1-to-1 मीटिंग करी है पुतिन के साथ। वो पुतिन जो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कम से नहीं मिलता है, वो भारत के एक अदने से एनएसए अजीत डोभाल के साथ में गले मिलके बातें कर रहा था। उसके बाद में भारत से जयशंकर साहब रशिया चले गए। रशिया जाने के बाद उन्होंने इंडो रशिया जो डील्स हैं, ट्रेड डील्स हैं, और इंडियो रशिया डिफेंस डील्स हैं, उनको बड़ा एग्रीवेट किया। पुतिन साहब को इंडिया आने का ऑफर दिया हुआ है, हो सकता है अगले महीने पुतिन साहब इंडिया आ जाए दिवाली से पहले। इस बीच में भारत ने रशिया के साथ क्या डील कर रखी है? भारत ने जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया था, जिसकी सहायता से उन्होंने पाकिस्तान में 300 प्लस किलोमीटर दूर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक प्लेन को, एक फाइटर प्लेन को उड़ा दिया उन्होंने पाकिस्तान के एयर स्पेस में। उसके अलावा उन्होंने, भारत के एयर चीफ मार्शल ने अपने पब्लिक स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमने पाकिस्तान के 5 हवाई जहाज पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर S-400 की सहायता से मार गिराया। ये 5 हवाई जहाजों का जिक्र भारत के एयर चीफ मार्शल को करने की जरूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में 5 फाइटर प्लेन गिरे, जिसका जिस ये वो उन्होंने सोचा मैं ऐसा कहूंगा तो भारत के अंदर एक राजनीतिक पप्पू है जो ये कहता रहेगा कि राफेल गिर गए, राफेल गिर गए, राफेल गिर गए। 5 राफेल पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रोपोगंडा है, उसको भारत की कुछ राजनीतिक पार्टियां प्रोपोगेट कर रही हैं। लेकिन भारत के एयर चीफ मार्शल ने कहा भाई जो 5 हवाई जहाज गिरे हैं वो हमने गिराए हैं, और हमने गिराए, और सारा क्रेडिट उठा के दे दिया S-400 को। तो S-400 की मार्केट वैल्यू एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो ये दूसरा करारा तमाचा अमेरिका के ऊपर लगा, क्योंकि जो 5 हवाई जहाज मारे गिराए गए थे उसके अंदर F-16 भी था। भारत ने जो पाकिस्तान के एयर बेसिस को हमला करके ऑपरेशन सिंदूर में जो मार गिराया, उस मार गिराने वाले एयर एयर स्पेसेस के अंदर, तो एयरपोर्ट के अंदर सरगोदा और जो कई इंपॉर्टेंट F-16 के एयर बेसेस थे उनको भी मार गिराया। तो पता पड़ा कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे खड़े खड़े 5 से 8 F-16 शहीद हो गए। और फिर उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक साइट थी, किराना हिल। किराना हिल के अंदर एक वेंटिलेशन शाफ्ट में ब्रह्मोस से हमला किया, और ऐसा कहा जाता है कि उस किराना हिल के जो बंकर था, उस बंकर के अंदर अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर बम्स को छुपा रखा था, जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल का एक अड्डा माना जाता है। और वहां पे बहुत बड़ा एक रेडिएशन हैजार्ड हुआ, पूरी साइट कोलैप्स हो गई और उसको बंद कर दिया। और ये भारत की मिलिट्री की बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो अमेरिकन को भी इस ऑपरेशन सिंदूर में लॉस हुआ, और उसी के चलते ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का भारत के प्रति जो रुख था वो बदल गया, क्योंकि उनको लगा कि यार ये कंट्री तो हमारे ऊपर भाव ही नहीं दे रहा, ये इसका
अगर इसका डिफेंस इतना स्ट्रांग हो गया। दूसरा बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है, जिसको है ना कोई मानने को तैयार नहीं है, आप उठा के देखो, दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? जो थोड़े दिन पहले तक माना जाता था कि इसराइल का आयरन डोम है। आयरन डोम ने, जब ये लड़ाई हुई ईरान के साथ, तो उसने 90% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया और उनको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन आजकल क्या हो गया कि लो कॉस्ट ड्रोन्स, मिसाइल, फेक मिसाइल, इस तरह से कई चीजें अगर ऊपर से आती है, तो 10% मिसाइलें तो इसराइल में गिरी ना, तेल अवीव तक में मिसाइल गिरी। तो इनसे, ये एक दुनिया के एक सबसे सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम का हाल था। अमेरिका अपने यहाँ पे एक गोल्डन ग्लोब करके मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसकी कॉस्ट करीबन $100 बिलियन के आसपास है उसके। और भारत ने क्या किया? भारत ने एक सुदर्शन चक्र करके एक डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी हैं, स्मॉल एंटी ड्रोन मैकेनिज्म्स भी हैं, और तो और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं। तो इन सारों को मिला के हमने ये बहुत, मतलब उसकी, अमेरिका के गोल्डन डोम की कंपैरिजन में मात्र 5% कॉस्ट के ऊपर हम इस डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। और पाकिस्तान से आने वाली हर मिसाइल, हर ड्रोन को हमने सक्सेसफुली 100% प्रोटेक्ट किया भारत की धरती पर। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत की फौजों का और भारत के डिफेंस सिस्टम का। और हम इस डिफेंस सिस्टम को अगर ग्लोबल मार्केट में बेचने पे आ जाए, तो हम दुनिया के सबसे बड़े, क्योंकि हमारा तो लो कॉस्ट मॉडल है ना। हर दुनिया की कंपनी अमेरिका का मॉडल तो खरीद नहीं सकती। तो ये जो लो कॉस्ट मॉडल है, इस लो कॉस्ट मॉडल को हम ग्लोबल, इसके अंदर सर्वे सर्वा बन जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा रीजन है जिस कारण से हम, हमारे खिलाफ अमेरिका होता जा रहा है। और इस जो सुदर्शन चक्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन इसको लिए कह दिया कि ये पूरे भारत को सुदर्शन चक्र के कवच के अंदर लिया जाएगा। और आज ही भारत ने इसका एक सक्सेसफुल परीक्षण करके बताया है। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर भारत की जो पोजीशन है बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए ईरान, जो कि एक शिया कंट्री है, वो भी भारत का एक गहरा दोस्त है। इसराइल, वो भी भारत का दोस्त। इधर हम देखते हैं तो सऊदी अरब भी भारत के साथ में मित्रता करके बैठा है, कतर भी भारत के साथ मित्रता करके बैठा है। और अमीरात तो आप मानते ही हो कि जो अमीरात के, अबू धाबी के जो राजा हैं, जो, वो नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हैं। और इस तरह के पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ भारत ने मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस बना रखी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो ऑयल का जो मार्केट है, आपको पता है भारत विश्व का आ, बहुत बड़ा ऑयल, रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि हम रशिया से क्रूड खरीद रहे हैं, और हमारे यहाँ रिफाइन करके उसको, और उसके अंदर बिजनेस ऐड करके, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड करके, उसकी प्राइस को बढ़ा के हम उसको यूरोप को बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि यूरोप से जो रशियन ऑयल है वो यूरोप डायरेक्ट नहीं जा सकता है। तो भारत इस तरह से अपनी जो रिफाइनिंग पावर है, उस रिफाइनिंग पावर को यूज करके भारत एक, बीच में तो एक टाइम ऐसा आ गया कि हम सऊदी अरब से भी ज्यादा क्रूड एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें भारत अभी भी वर्ल्ड से क्रूड अपनी जरूरतों के लिए भी मंगाता है। इस बीच में भारत ने अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बना लिया। ये ग्लोबल साउथ क्या भला है? ग्लोबल साउथ कुछ नहीं है, जो अमेरिका और रशिया दोनों के खेमे में जो लोग नहीं है, लेकिन उन सब की आवाज को भारत बुलंद करता है। कैसे? भारत ने क्या किया, G20 के अंदर अफ्रीकन कंट्रीज को ऐड कराया। भारत ने दक्षिण अमेरिका के जो छोटे छोटे ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली जैसी कंट्रीज हैं, उनको भारत प्रोटेक्ट करता है। भारत ने जो ये ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज हैं,
जो कि छोटे छोटे से हैं, फिलीपींस है, मलेशिया है, और थाईलैंड है। इन सब कंट्रीज को हमने रिप्रेजेंट किया वहां पे। सार्क कंट्रीज को भारत पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर रहा है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू। तो ये दोनों कंट्रीज के अलावा भारत ने अपने जो अच्छे रिलेशनशिप्स जो पूरे अक्रॉस ग्लोब बनाए हैं, उस ग्लोबल अपनी जो पावर को बढ़ाना चाह रहा है, उसको देख के भी अमेरिका चिंतित है कि यार ये कंट्री ये कर क्या रहा है। अमेरिका ने भारत को अपने खाम खेमे में लेने की बहुत कोशिश करी, और उन्होंने क्या किया, क्वेड बनाया। क्वेड क्या है? चाइना के अगेंस्ट भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक संगठन है। उसके अलावा इन्होंने क्या बनाया, I2U2 करके एक बनाया। इसमें क्या है, इसराइल और इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात और USA, ये चारों मिले हुए हैं। इसी तरह ऑकुस करके एक बनाया, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाया। तो ये सब चीजें जो बनाई हैं, इसके अंदर भारत का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल है। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ये इंडो US जो टैरिफ वॉर चल रही है, उस टैरिफ वॉर के चलते भारत की पोजीशन तो ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है, लेकिन अमेरिका की बहुत थू थू हो रही है इसके अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जन्म कुंडली है, उसमें वो चंद्र ग्रहण के दिन पैदा हुए हैं। और अगले महीने की 7 तारीख को आ, बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण आने वाला है। ये जो पूर्णिमा की जो रात आएगी अब, कल शनिवार को अमावस्या गई थी, पूर्णिमा की रात को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण है। और उसके कारण, ग्रहण के कारण हम ये मान के चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि है ना, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। ग्रह नक्षत्रों का दोस्तों बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अभी इस महीने की 30 तारीख को बुध लियो में प्रवेश करेगा, सूरज के साथ मिलेगा, तब जाके पूरे विश्व के अंदर राजाओं के पास में थोड़ी बुद्धि आएगी, थोड़ा सा उनमें समझ आएगी, और वो जाके थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करते हुए विश्व शांति की तरफ कुछ कदम उठाएंगे। वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट हो रहा है। ये जिन लोगों ने मेरे इस चैनल के ऊपर 6 प्लैनेट इन पीसीज का जो वीडियो था, जो कि 29 मार्च को मीन राशि में 6 प्लैनेट एक साथ थे, और वो अपने अपोजिट केतु को देख रहे थे। और जो बचे हुए 2 प्लैनेट थे जो इस 6 प्लैनेट के बाहर थे, मंगल और गुरु, वो भी उस केतु को देख रहे थे। तो इसका मतलब था कि 29 मार्च को केतु के ऊपर बचे हुए 8 प्लैनेट की दृष्टि थी। मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये पूरे विश्व को रीसेट करेगा। ग्लोबल ऑर्डर रीसेट होने वाला है। पानी के अंदर लड़ाइयां होने वाली है। पानी का जो पूरे मतलब आप बाढ़ देख लो, आप गंगा नदी देखो ना, प्रयागराज, बनारस, सब जगह डुबो के बैठी है। आप वाटर से रिलेटेड कितनी सुनामी अभी आई है, जापान के कारण, या रशिया के अंदर जो भूकंप आया उसके कारण। अभी उधर, अभी अमेरिका में समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। तो ये जो ग्लोबल रीसेट है वो इसलिए हुआ है, और स्पेशली पानी के अंदर ये जो आपदाएं आ रही हैं, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि मीन राशि क्या है, पानी की राशि है। पानी की राशि में 6 प्लेनेट एक साथ। और पानी के अंदर अपन एक मतनी से मतते हैं तो ही हमारे आपने लस्सी बनते हुए देखी है ना, उसमें मटकी के अंदर दही को जब लस्सी से जब मतनी को चलाया जाता है, तो छींटे बाहर निकलते हैं। तो अगर 6 6 प्लेनेट एक एक राशि के अंदर आ जाएंगे तो वहां कितना मंथन होगा। तो ये मंथन के कारण पूरे विश्व के अंदर जल से रिलेटेड आपदाएं आ रही हैं। अभी तो हम राजस्थान, जिसको दुनिया डेजर्ट स्टेट कहती है, हमारे राजस्थान में बाढ़ आई हुई है। कोटा ले लो, बूंदी ले लो, और तो और सीकर, और कई कई राजस्थान के जिलों के अंदर अगले 3 दिन के अंदर बाढ़ और बारिश की वार्निंग दी गई है। तो बाढ़ और बारिश की जो वार्निंग दी गई है, ये सब जो केतु जो 6 प्लैनेट कंजंक्शन इन मीन राशि है, उस वीडियो में मैंने ये बात आपको बता दी थी। तो प्लैनेट्स आर पावरफुल, आपको मानना पड़ेगा कि प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट क्या हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी आ रही है। अमेरिका नो नो लॉन्गर अनकंटेस्टेड लीडर है।
और पूरे वर्ल्ड के अंदर अदर पावर्स धीरे धीरे करके अपनी पावर बढ़ाती जा रही है, जैसे चाइना, इंडिया, ये इवन यूरोपियन यूनियन अमेरिका के अगेंस्ट रोज नई बातें करता है। लेकिन जो कंट्रीज अपना 20-20%, 30-30% जीडीपी अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पे ही एग्री है, तो उन लोगों ने, बेचारों ने, अमेरिका के ट्रम्प की दादागिरी के आगे झुक के उससे टैरिफ पे डील कर ली। यूरोपियन यूनियन डील कर चुका है, इंग्लैंड उनसे डील कर चुका है, जापान उनसे डील कर चुका है, छोटे छोटे ये जो बांग्लादेश और थाईलैंड और फिलीपींस टाइप के कंट्री है, ये डील कर चुके हैं। चाइना के साथ में उसकी जो डील ऑलरेडी होने वाली है 90 दिन का, उनको मॉनेटेरियम और ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके चलते उधर कनाडा से भाई लड़ रहे हैं। तो हम जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो ये जियोपॉलिटिक्स रोल है, इसमें क्या अमेरिका को तो भाई, अब तक क्या था, जो भी गुड्स आ रहा था उसमें एक पैसा नहीं मिल रहा था। अगर उसने 10% का भी टैरिफ लगा दिया तो ऑल इंपोर्ट्स के ऊपर 10% का गवर्नमेंट को एक्सचेकर मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल सकती है। इस बीच में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन, ये एक इम्पोर्टेंट असेस हो गई है। जैसे आप अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाएगा, तो भारत भी कह देगा कि चलो हम हमारे आपको जो हमारी दवाइयां नहीं देंगे। अगर आपको पता है, भारत अगर अपनी दवाइयां अमेरिका को सप्लाई करना बंद कर देगा तो अमेरिका के अंदर त्राइमाम त्राइमाम मच जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो सारी मेडिसिन सप्लाई है, उसका ऑलमोस्ट 40-50% भारत से आती है। तो ट्रेड वॉर के अंदर कभी किसी को फायदा नहीं होता है, हर कंट्री को होता है। और इससे क्या हुआ, डी डॉलराइजेशन और जियोपॉलिटिक रीसेट, इसको बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो गया। ब्रिक की एक अपनी करेंसी आने वाली थी, ब्रिक करेंसी। तो ब्रिक करेंसी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। जो ब्रिक के जो 5 बड़े कंट्री थे, उन्होंने आपस में कह दिया हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की करेंसी के अंदर व्यापार करेंगे। तो इस तरह से हम अब एक तरह से डॉलर पे से डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसने अमेरिका के साथ में डॉलर के अंदर क्रूड का व्यापार होगा पूरे विश्व में, ये समझौता पिछले साल खत्म हो चुका है। इस समझौते के एवज में सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने गारंटी दी है। और ये सब समझौता खत्म हो चुका है, तो ये समझौता अभी तक सऊदी प्रिंस ने रिन्यू नहीं किया है। तो ये भी एक डी डॉलराइजेशन की तरफ एक बड़ा बड़ा कदम है। उन्होंने डॉलर को की इज्जत बचाने के लिए अमेरिका के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करना का, स्टेबल कॉइन का जो बिल है वो ले आए। उन्होंने कहा कि जो डॉलर वाली जो टीथर है, क्रिप्टो करेंसी, उसको लीगल स्टेटस दे दिया। डिजिटल डॉलर की तरफ वो अपना अपने आप को अग्रीवेट करना चाह रहे हैं, उसको रेगुलराइज करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जो सोवरेनिटी है, उसके ऊपर भारत ने क्या कर रखा है, एक डिजिटल टैक्स का बिल ला रखा है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। भारत का कहना यह है कि जो अमेजोन है, गूगल है, यूट्यूब है, ये भारत में एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हैं। नेचुरल। आप मेरा ये चैनल भी यूट्यूब पे है, इस पे भी जो भी ऐड आते हैं, तो जो रिवेन्यू जनरेट होती है यूट्यूब को, उस यूट्यूब पे उस रिवेन्यू पे भारत में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो भारत भी अब ये टैक्स लगाने की तरफ अपना एक बिल ला चुका है। तो जिस दिन ये डिजिटल असेट्स के ऊपर बिल आ गया, उस दिन अमेरिका के को पता लगेगा कि ट्रेड वार क्या होती है। और ये जो डिफेंस के बाद में दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी पावर है वहाँ की टेक कंपनियां। तो वो टेक कंपनियां वहाँ की गवर्नमेंट को हिला के रखने की पावर रखती है। इस बीच में क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, एनर्जी ट्रांजैक्शन, भारत ने कह रखा है कि हम पूरे वर्ल्ड के अंदर सोलर, सन से जो एनर्जी आ रही है वो फ्री है, सन इज फॉर एवरीबॉडी करके सोलर अलायंस बना रखा है। उधर डोनाल्ड ट्रम्प साहब इस ग्रीन एनर्जी, सोलर और जो पवन चक्की वाली एनर्जी है, उनके अगेंस्ट है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप एक को देखोगे कि ये वर्ल्ड है ना, दो धुरे में बटा हुआ है, और दोनों के एक धुर का मालिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और दूसरा जो जो बचे हुए पूरे विश्व के लोग आ गए,
वो उनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई के अंदर दुनिया के सारे देश भारत के पीछे आके खड़े हो गए। उधर से रशिया कह रहा है ले तू मेरे, मैं तेरे को 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ। जापान कह रहा है कि ले मैं तेरे को 50-60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उधर से चाइना कह रहा है कि यार तुम अपन अपन दोनों की लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपन दोनों दोस्त हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा रहा है। और कह रहा है कि ले तू मेरे से यूरिया ले ले, तू मेरे से रेयर अर्थ मिनरल ले, तू जो बोल तो सही तेरे को चाहिए क्या। तो ये सब किसको, ये भारत को थोड़ी दे रहे हैं, ये सब ट्रम्प को चिढ़ा रहे हैं इधर। ये तो चलो पता पड़ा कि ये तो पुराने भारत के यार हैं कि रशिया ने कहा अच्छा तूने हमारे S-400 की तारीफ करी, लो मैं तुम्हारे को S-500 देता हूँ, और उसको मेक इन इंडिया में भारत में बनाने की परमिशन देता हूँ। क्योंकि उसको पता है कि भाई ये रशिया से तो एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा, इंडिया में बनेगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस ने अपनी पावर इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर दिखा दी। किराना हिल को नष्ट करके उसने बता दिया कि हम कितने एक्यूरेट हैं। तो इस पावर को एक्सपोर्ट भी तो करना है हमें। तो भाई जो ब्रह्मोस की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडो रशिया का जॉइंट वेंचर है, तो रशिया को भी फायदा होगा, भारत से एक्सपोर्ट होगी। दुनिया के कंट्री लाइन लगा के खड़े हैं कि भाई ब्रह्मोस दे दो हमको। लेकिन हमने कहा नहीं, अभी तुम पहले आकाश और ये सब छोटी छोटी मिसाइल ले लो, फिर उसके बाद हम सेलेक्टेड लोगों को ही ब्रह्मोस मिसाइल देंगे। तो भारत एक वर्ल्ड के अंदर उभरती हुई डिफेंस पावर बन के उभर रहा है। फिर इन्होंने क्या तमाशा किया कि जो अमेरिका ने भारत के तेजस हवाई जहाज के लिए, तेजस हवाई जहाज के लिए जो जी ने अपना इंजन देना था वो इंजन डिले करता गया, कभी कंपोनेंट की कमी बता के, कभी कोई और कारण बता के वो इंजन हमें नहीं दिया। इसका नुकसान क्या हुआ, हमारा प्रोग्राम तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का डिले हो गया। लेकिन इस बीच में हमने क्या किया, उन सारे हवाई जहाजों के फ्रेम बना बना के रख दिए। कल भारत की एक टॉप पार्लियामेंट्री कमेटी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का दौरा किया, तो उन्होंने उनको आसमान में तेजस उड़ा के दिखाया है, वने, और जमीन पे खड़े हुए जो फुल फ्रेम बने हुए जो प्लेन थे, जो कि वीडियो के अंदर 6 से 8 हवाई जहाज उस फ्रेम में दिख रहे हैं, वो और दिखाए। भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अपनी जो जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें करीब करीब 30 हवाई जहाज पर ईयर का की बनाने की क्षमता अर्जित कर ली है, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा वो है। अब सवाल उठता है कि हमने करीब करीब 200 तेजस 1A का ऑर्डर दिया हुआ है। तेजस हवाई जहाज के 200 के करीब हवाई जहाजों का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑलरेडी है। और ये जो इंजन इसको सप्लाई करने हैं, ये जीई को सप्लाई करने पे। लेकिन भारत को ये पता था कि ये जो हवाई जहाज के जो इंजन आ रहे हैं, इन हवाई जहाज के इंजन के भरोसे हम हमारा ये प्रोग्राम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ये कभी भी हमको धोखा दे सकता है। तो अभी कल परसों के अंदर ही दोस्तों, भारत ने फ्रांस की सैफ्रॉन सैफरॉन इंजन बनाने वाली वो कंपनी है जिसका बना हुआ इंजन राफेल में लगा हुआ है। सैफरॉन के साथ में उन भारत ने इंजन की एक डील करी है, जो कि भारत में बनेंगे इंजन। और भारत में किसके लिए ये इंजन बनाएगा, भारत में जो AMCA, जो भारत का तेजस का एडवांस वर्जन है, उस हवाई जहाज के लिए इंजन बनाएगा। जो इस समय तेजस 1A या तेजस 2 जो पाइपलाइन के अंदर है, उसके बाद की जनरेशन का AMCA हवाई जहाज है। AMCA ट्विन इंजन हवाई जहाज है। तो ट्विन इंजन हवाई जहाज होने के कारण उसको, अगर मान लो आपने 200 AMCA का ऑर्डर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 100 के 2 बैच में उसको मिलेगा, उन 200 हवाई जहाजों के ऑर्डर के लिए 400 इंजन की जरूरत पड़ेगी फर्स्ट स्टेज के अंदर। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नहीं पता होगी, कि जो हवाई जहाज का इंजन होता है, स्पेशली फाइटर जेट का, वो हर 2 या 3 साल बाद बदल दिया जाता है। तो हवाई जहाज की जो लाइफ, अगर मान लो 10 साल आप मानोगे, तो उसके अंदर उसको 4 बार इंजन चेंज की आवश्यकता होती है, 4 टाइम्स। तो इसका मतलब एक हवाई जहाज पे 8 इंजन चाहिए हमें।
तो इस तरह का बड़ा ऑर्डर था। अगर सैफरॉन ने यह ऑर्डर जीता है तो जीई के लिए करारा तमाचा है और जीई के लिए डायरेक्ट नुकसान है। दूसरा, जो सैफरॉन ने भारत को कहा है कि हम जो ये इंजन बना रहे हैं, इसी इंजन को आप अपने तेजस मैक 2 के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम इस मैक 2 में भी इसी इंजन को यूज करेंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अगर सैफरॉन अपनी भारत में असेंबली लाइन खोलता है तो इंजन रिपेयर अगर का काम इंडिया में करता है, तो भारत के पास अभी भी ऑलरेडी 36 राइफल्स तो एयरफोर्स के पास है और 30 राइफल्स नेवी के पास है। और भारत का 108 हवाई जहाज का जो ऑर्डर ग्लोबल टेंडर बाहर निकला हुआ है ऑलरेडी, उसके अंदर भी राफेल एक बड़ा कंटेंडर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंजन इंडिया में बन रहे हैं और वो 108 हवाई जहाज भी इंडिया में ही बनेंगे, तो अगर वो इंडिया में बनेंगे तो मुझे लग रहा है कि वो 108 हवाई जहाजों का जो टेंडर है उसके अंदर भी फ्रांस की काफी अच्छी पोजीशन है जीतने की। तो अब ये किसको नुकसान हुआ? अमेरिका को हुआ ना, क्योंकि अमेरिका के भी F-15, F-22, इवन F-35, इन तीनों हवाई जहाज को वो हमें इस 108 हवाई जहाज वाले टेंडर में ऑफर कर चुका है। लेकिन भारत ने मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा मुझे लगता है कि ये 108 हवाई जहाज का जो ऑर्डर है ये राफेल को दिया जाएगा, क्योंकि राफेल ने इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया और उन्होंने पाकिस्तान के जो सारे ठिकाने थे उसको ध्वस्त करने के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये तो हुई फ्रांस की बात। अब फ्रांस के बाद बचा दूसरा बड़ा प्लेयर यूरोप का, जर्मनी। कल ही मजगांव डॉक ने जर्मनी के साथ 80,000 डॉलर, 80,000 करोड़ रुपए की 75 76 P-76 की जो 6 पनडुब्बियों की डील है उसको निगोशिएट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो मजगांव डॉक को जर्मनी के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को आप उठा लो फ्रेंच के साथ, और तो और भारत ने नेवी के लिए 80 हवाई हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है। वो ऑर्डर किसको जा रहा है? वो ऑर्डर मोस्ट प्रोबेबली इटली को चला जाएगा। आफ्टर ऑल मेलोनी आंटी को भी तो कुछ कुछ करना पड़ेगा ना। आफ्टर ऑल भारत के लिए वो इतनी सारी दुनिया में सब जगह नमस्ते करती फिर रही है। तो मेलोनी को कुछ करने के लिए हेलीकॉप्टर का 80 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगस्ता वेस्टलैंड को मिलेगा। ये वही अगस्ता वेस्टलैंड है कि जिसके हेलीकॉप्टर की जो ब्राइबरी की जो डील है, उस डील के अंदर भूतपूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और उसके खिलाफ जांच अभी भी चल रही है। तो दोस्तों ये भी मान सकते हो आप कि ये ऑर्डर इसीलिए दिया जा रहा है कि उस डील के जो कागजात हैं वो भारत की गवर्नमेंट को मिले। नेक्स्ट, लड़ाई लड़ाई चारों तरफ फैली हुई है और भारत ने, इसराइल ने भारत को कहा कि तू हमारे यहाँ पे आके देखो। भारत की आज एक हाई लेवल टीम इजरायली एरोस्पेस में गई हुई है और इसराइल ने कहा है कि तुमको जोन सा हवाई जहाज चाहिए, जोन सा ड्रोन चाहिए, जोन सी मिसाइल चाहिए, वो हमसे ले जाओ। हम तुमको देने को तैयार है। क्यों देने को तैयार है? विद टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। इसलिए भाई, आफ्टर ऑल जो भारत में एल्बिट सिस्टम जो है इसराइल का, जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, वो अडानी एयर स्पेस के साथ में ऑलरेडी ड्रोन बना रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ में इसराइली एरोस्पेस का बहुत कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट्स चल रहे हैं ऑलरेडी। तो ये सब चीजों के बीच में उन्होंने कहा कि आप हमसे डिफेंस मिसाइल ले सकते हो, हमसे और जो टेक्नोलॉजी लेना चाहो हमने, क्योंकि जब हमारी लड़ाई चल रही थी तब हमारे बुरे वक्त में तुमने हमारा साथ दिया, तुम हमारे बेड वेदर फ्रेंड हो। तो इसराइल इधर, इटली उधर, जर्मनी उधर, फ्रांस, और तो और जापान, जिसको वर्ल्ड वार 2 के अंदर अमेरिका ने इतना बैन लगा दिया कि तुम कभी हथियारों पे रिसर्च ही नहीं करोगे, लेकिन जापानीज टेक्नोलॉजी में तो नंबर वन है ही है। उसने भारत को ऑफर किया है कि यार तुम ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ कोलैबोरेशन करके 6th जनरेशन हवाई जहाज, जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया, वो अपन दोनों मिलके बनाते हैं। तुम न्यूक्लियर सबमरीन की बात कर रहे हो, मैं तुमको टेक्नोलॉजी देता हूँ। दोस्तों, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो जापान की यू बोट्स थी जिन्होंने वर्ल्ड वार 2 में बहुत धमाके किए,
भाई अंडरग्राउंड सबमरीन टेक्नोलॉजी के अंदर तो जापान नंबर वन रहा ही है। तो उसने एक एडवांस सबमरीन बनाई है, वो सबमरीन टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार है। और उसने एक इंटरेस्टिंग चीज भारत को ऑफर करी है। उसने कहा यार तुम ये इतने बड़े बड़े पानी के जहाज क्यों बना रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे को फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म देता हूँ। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि हम आपको फ्लोटिंग एयर स्ट्रिप, फ्लोटिंग एरोड्रम दे देंगे, चल समुद्र में तैरता हुआ एरोड्रम, आप अपने जहाज को उसमें उतारो और उससे उड़ा ले जाओ। तो ये फिक्स भी होंगे और पूरे समुद्र में स्कैटर्ड भी होंगे, और वहां पे कभी भी आपके इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है कोई, कोई भी प्लेन वो अपने को रिफ्यूल कर सकता है, वहां से वो अपने आप को हथियारों से रिफ्यूल कर सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये जापान के पास क्यों है? क्योंकि जापान क्या एक छोटे छोटे आइलैंड्स का देश है। भाई उस आइलैंड के ऊपर इतनी लैंड ही नहीं होती है कि उनका हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उतर सके। तो उन्होंने क्या किया कि फ्लोटिंग एरोड्रम टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांसली डेवलप किया हुआ है, और उसका वो मिलिट्री यूज करना चाहते हैं। तो इसके चलते जापान भारत की मदद कर रहा है। तो इस तरीके से भारत अगले कुछ सालों के अंदर वर्ल्ड का एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर मेक इन इंडिया के तहत हम लोग वो डाइवर्सिफाई इतना ज्यादा कर चुके हैं कि हम मेक इन इंडिया में सब चीजें बनाएंगे। तो उससे अमेरिका को इस समय, चूंकि अमेरिका के इस समय कोई डिफेंस डील नहीं आ रही है, तो अमेरिका की जो सबसे स्ट्रांग लॉबी है, वो लॉबी कौन सी है? वो लॉबी है डिफेंस लॉबी। उनको बहुत नुकसान हो रहा है और वो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, इसके करने से तो हमारे हमारे जो भारत के अंदर जो थोड़ा बहुत बिजनेस आ रहा था वो भी खत्म आ गया। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन, इजराइल, जापान, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटालियन और यूरोपियन एयरबस के साथ में हमने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर उनको दिया है, 100 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जो कि टाटा के साथ में मिलके वो एयरबस इंडिया में ही बनाती है। ओवरऑल रिस्क एंड अनसर्टिनिटी क्या है? 2024 के बाद में, जो ट्रम्प सरकार के आने के बाद में भारत के साथ में उनकी टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये जो उनके ताश के पत्ते उल्टे पड़ रहे हैं, तो ये अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स से लेके ग्लोबल रीसेट को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग, मेरे इस चैनल के ऊपर एक जेमिनी के अंदर यूरेनस इन जेमिनी करके एक वीडियो है। ये 84 ईयर्स के बाद में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस समय यूरेनस जेमिनी के अंदर आ गया है, और यहाँ पे ये 7 साल तक रहेगा। जब 7 साल तक यूरेनस जेमिनी में रहता है तो इसको 7 ईयर इच कहते हैं। और जो हिस्ट्री है पिछले 2 और 3 बार जब ये इस पोजीशन में यूरेनस आया है, तब अमेरिका के अंदर लड़ाई हुई, अमेरिका लड़ाई में कूदा है, नंबर वन। दूसरा, वहां पे इकोनॉमिक रीसेट हुआ है। और तीसरा, वहां की जो करेंसी है ना, उसके अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे फर्स्ट टाइम जब अमेरिका की आजादी हुई, तब तब ये आया हुआ था यूरेनस इन जेमिनी। तो उस समय जो ब्रिटिश कॉलोनियल जो करेंसी थी वो खत्म हो गई। सेकेंड टाइम जब ये 84 ईयर्स के बाद आया, तब ग्रीन बग का प्रादुर्भाव हुआ डॉलर का। और डॉलर की जो गोल्ड से डीकपलिंग होके उसके प्रिंटिंग को पूरे वर्ल्ड के अंदर इम्पोर्टेंट रिजर्व करेंसी का करा। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि ये जो यूरेनस इन जेमिनी आया है, यूरेनस वैसे क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी कारक है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल रीसेट, इन सबको कोलैबोरेट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डिजिटल डॉलर या क्रिप्टो, इसके अंदर कुछ नया तमाशा होगा अगले 7 साल के अंदर। और अमेरिका को लड़ाई के अंदर कूदना ही पड़ेगा। एक तरह से तो अमेरिका ऑलरेडी ये टैरिफ वार करके तो कूद ही पड़ा है, लेकिन हो सकता है कुछ सालों बाद में उसको सच में लड़ाई के अंदर कूदना पड़े। यूएस इलेक्शन के बाद में चाइना ताइवान एक इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट हो सकता है कभी भी। और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो है वो आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलेगी।
और ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा तमाशा है वो अ, जो अमेरिका रशिया के जो दो बड़े पोल थे वो दोनों ही पोल छिटक गए। रशिया ने ब्रिक्स के साथ मिलके एक तीसरा पोल बनाने की कोशिश की है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन के अपने आप को एक इम्पोर्टेंट पावर पोजीशन की तरह यूज कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर अपन नजरिए से देखा जाए तो भारत की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। भारत की इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है। और तो और भारत की जो जन्म कुंडली है, जैसे भारत की जन्म कुंडली पे मेरा बड़ा डिटेल एनालिसिस इसी चैनल के ऊपर है। नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली को भारत की जन्म कुंडली के साथ मैच करके, कि नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली, भारत की जन्म कुंडली और भारत का भविष्य करके एक वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सितंबर के महीने में भारत की चंद्रमा की जो महादशा है वो खत्म होने वाली है और मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। मंगल भारत को अग्रेसिव बना रहा है, भारत को वर्ल्ड लीडर बना रहा है और भारत को हर तरह की लड़ाई के अंदर जीत दिखा रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उस पीरियड के अंदर सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी की जो भारत के प्रीमियर है, प्रधानमंत्री है, और उनकी जीवन की भी मंगल की महादशा चल रही है। तो उनकी मंगल की महादशा भारत की मंगल की महादशा के साथ कोइंसाइड करेगी और भारत के समस्त शत्रुओं का नाश होगा। नरेंद्र मोदी के जितने शत्रु हैं, चाहे वो भारत के अंदर पॉलिटिकल शत्रु हो या विश्व स्तर पे जो भी भारत के अगेंस्ट या नरेंद्र मोदी के पर्सनली अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं, उनको हार माननी ही पड़ेगी। सितंबर का महीना बहुत उथल पुथल के साथ में है और मुझे लग रहा है कि इस बीच भारत एक ग्लोबल रीसेट को बढ़ावा देगा और उसमें भारत का जो शेयर बाजार है वो एक नई ऊंचाइयां छूने की तरफ अग्रसर होगा। इसी के साथ दोस्तों इस एनालिसिस को मैं यहीं समाप्त करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत को विश्व विजयी बनाए, भारत का सुनहरा विश्व गुरु का दर्जा वापस उसे मिले और हम एक बार फिर तरक्की की राह पे चले। धन्यवाद दोस्तों।